गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला है गुड्स और सेकेंड है सर्विसेज। अब जो गुड्स पर और सर्विस पर टैक्स लगता है उसी को तो हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि सर ने हमें तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स के बारे में बता दिया, लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, यानी जीएसटी लॉ क्या कहता है गुड्स के बारे में और सर्विस के बारे में। तो हम लोग आज उसी को समझने वाले हैं अपने वीडियोस में कि मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग समझेंगे कि गुड्स जो जीएसटी के सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दिया गया है डेफिनेशन जिसका, वह क्या होता है, और सर्विस की बात करेंगे तो जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 102 में दिया गया है, यह क्या कहता है सर्विस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से कि गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विस का मतलब क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में जीएसटी की, और जीएसटी को ही हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जब कभी भी गुड्स की, तो गुड्स के डेफिनेशन में ये सारी की सारी बातें कही गई हैं। आप लोग अपना नोट्स भी बना के चलें, आप सभी को एग्जाम में यही लिखना है। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन के बारे में, यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बताएं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर करेंगे। हम लोग पहले समझते हैं कि गुड्स का डेफिनेशन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या हो गया, इन वर्ड्स में कहता है डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 का जीएसटी एक्ट का कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हर तरह की वह प्रॉपर्टी, हर तरह की वह संपत्ति, हर तरह का वह एसेट्स जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए यह पेन है, अब मैं इस पेन से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस पेन को मूव करा सकता हूँ। यानी अब यहाँ से मैं चाहूँ किसी और को बेचना तो मैं इसे बेच दूंगा। अगर कोई भी गुड्स बनता है, उस गुड्स को या फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं कि वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसकी सप्लाई होती है। तो वे सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी वस्तुएं, यानी सारे के सारे गुड्स जो मूवमेंट करते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, गुड्स के डेफिनेशन में। ठीक है, आप लोग समझेंगे। अब यहाँ पर कहा गया कि सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव करती है वह गुड्स के डेफिनेशन में है। तो यहाँ पर क्या गुड्स के डेफिनेशन में नहीं होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, यह मूव नहीं करता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के डेफिनेशन से, जीएसटी का जो भी गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, उससे बाहर है। ठीक है, तो पहले मैंने एक चोर पकड़ा जो जीएसटी के इस डेफिनेशन से बाहर है। उस चोर का नाम क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, और अब आगे कह रहा है ना कि एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, कि गुड्स के डेफिनेशन में वे सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, गुड्स के डेफिनेशन में वे सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं जो मूव करती हैं। मूव तो मनी भी करता है और सिक्योरिटी भी, लेकिन इनको हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेशन से बाहर करेंगे। तो बेसिकली गुड्स के डेफिनेशन से कितनी चीज़ें बाहर हो गई, गुड्स के डेफिनेशन से मैं कहूँगा तो 3 चीज़ें बाहर हो गई। आप लोग लिखेंगे समझने के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया,
दूसरा हो गया आपका मनी, मनी को ही बाहर कर दिया। और तीसरा हो गया सिक्योरिटीज। तो गुड्स के डेफिनेशन से ये तीन चीज़ें बाहर हो गई। फिर चलते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया गया डेफिनेशन से, और उसके साथ ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, तो इसको भी तो हम लोग बाहर ही रखेंगे ना। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे 2-4 दोस्त हों और एक आदमी आए, ठीक है, वह क्या करे, कोई टॉफ़ी लेकर आया, मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसने क्या किया, 4 लोगों को वो टॉफ़ियाँ दे दी और एक को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वह उस पर्सन को अपनी फ्रेंडशिप में शामिल ही नहीं करता है, अपने दोस्तों में शामिल ही नहीं करता है। इसी तरीके से इसको जीएसटी के डेफिनेशन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया। क्या, हट, तुम इस लायक नहीं हो, तुम जीएसटी की जो डेफिनेशन है गुड्स का उसमें तुम नहीं आओगे, ठीक है, उसका नाम ही नहीं लिया, तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया इसको। अब कह रहा कि बट इंक्लूड्स, पहले कहा कि देखो कौन कौन नहीं है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन चीज़ों को जीएसटी का जो गुड्स का डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दिया गया है, इंक्लूड किया गया। मैं बार बार सेक्शन का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला आता है एक्शनेबल क्लेम, सेकेंड है ग्रोइंग क्रॉप्स। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सेपरेट समझने वाले हैं। यह एक बड़ा टर्म्स है, इसका भी एक सेपरेट सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग आगे समझ लेंगे, इसलिए मैं इसका केवल नाम ले लेता हूँ। अब बात करेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स की, तो जो भी फसल हमारे खेत में है, जो हमने उगाई है, उसको भी इंक्लूड करना है जो भी जीएसटी का डेफिनेशन है उसमें, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्रॉप्स होता है उसको काट करके बेच देते हैं, अब उससे हमें पैसे मिल जाते हैं, क्लियर है। ग्रास, घास को उगाया, घास को काटा, चारे के लिए बेच दिया, उससे पैसा मिल गया, वो भी गुड्स का काम करेगा। एंड थिंग्स अटैच्ड टू आर फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास अटैच्ड है ऐसे लैंड से जो फार्मिंग पार्ट का है, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। बात को आप लोग समझेंगे कि कोई भी जमीन है, एक आदमी है जिसका नाम है मंटू, ठीक है, मंटू के पास 1 एकड़ जमीन है। मंटू ने उस पर क्या किया, गेहूं उगा दिया। क्या उगाया, गेहूं उगाया, ठीक है। अब गेहूं उगा तो जो भी ये जमीन है, यह जमीन कही जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जब तक अगर हम लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, बात समझेंगे आप लोग, अगर हम लोग गेहूं सहित इस जमीन को बेच देते हैं चिंटू को, मंटू कहता है कि मैं अपनी इस जमीन को जिसमें गेहूं लगा हुआ है उसको बेच देता हूं गेहूं के साथ चिंटू को, तो यह ट्रांजैक्शन, तो यह सप्लाई, इस सप्लाई में जो भी सप्लाई होगी वह सप्लाई होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई। और हम लोग क्या करेंगे, तब इसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मंटू क्या करता है, गेहूं लगी हुई है, गेहूं की फसल काटता है और गेहूं की फसल को बेच देता है मनीष को, ठीक है। ये हमारी अदर पार्टी है जो गेहूं खरीदती है और ज़मीन को बेच देता है चिंटू को, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो भी गेहूं बेचा गया है मनीष को, इस एग्जाम्पल में वह हो जाएगा गुड्स, वह बन जाएगा गुड्स, गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर जमीन की सप्लाई होगी चिंटू को, इसको हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया ना क्या किया गया, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। ये बात हमें समझनी है। अब आगे देखते हैं, तो हमने क्या किया, यह डेफिनेशन समझ लिया।
एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए रिकैप कर देता हूं। गुड्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 डेफिनेशन है, गुड्स मीन्स every kind of movable property other than money and securities। गुड्स का मतलब हो गया कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मनी और सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू आर forming part of land which are agreed to be severed before supply are under a contract of supply। क्लियर है? डेफिनेशन आप लोग याद करेंगे और इसको भी आप लोग अपने एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ठीक है ना, कि which are not included in the definition of goods under section 2 clause 52। ठीक है, बात करेंगे सर्विस की डेफिनेशन की। हम लोग जब समझेंगे सर्विस को तो इसके पहले हम लोग सर्विस को आगे पढ़ें, ये सारी की सारी बातें पढ़ें। मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल को आप लोग जब समझ लेंगे तो जब मैं इन चीज़ों को बताऊँगा आप लोग बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल कुछ ऐसे है, मान लीजिए मेरे पास $100 है। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि इस $100 को कन्वर्ट कर दूं, बदल दूं किसमें, इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, लेकिन अब मैं खुद अपने से थोड़ी कर पाऊंगा, इसलिए मैं जाता हूं एक दुकानदार के पास। दुकानदार मतलब एक ऐसा पर्सन जो नोट का एक्सचेंज करता है। अब मैं जब उसके पास गया, से मान लो ये मैं हो गया आशीष, ठीक है, जब मैं उसके पास गया तो अब मान लो ये है मनीष, ठीक है। जब मैं इसके पास गया तब इसने क्या किया, मेरे नोट को कर दिया एक्सचेंज। मैं एग्जांपल लेता हूँ, $1 का प्राइस 83 रुपीज़ है, ठीक है। मेरे पास $100 हैं और मैंने इसको कन्वर्ट करवाया इंडियन रुपीज़ में, तो मेरे पास 8300 रुपीज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जब इसे $100 दिया तब इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 8300 रुपये में, यानी 8300 रुपीज़ में। अब ये मुझे क्या कर रहा है, इसने मुझे 8300 रुपीज़ दे दिया। अब ये कहने लगा, अब मैं घर पे आने लगा, तब ये बोला आशीष जी रुकिए। मैंने कहा क्यों? कह रहा यार आपने मेरे वहाँ पर जो डॉलर एक्सचेंज करवाया है, अब इस डॉलर को एक्सचेंज करवाने का चार्ज भी मैं लेता हूँ। मैंने पूछा कितना लेते हो? तो कह रहा यार इसका मैं 500 रुपये लूँगा आपका इंडियन करेंसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मनीष को 500 रुपये दे दिए, ठीक है। यहाँ से मुझे 8300 मिले और मैंने इसको 500 रुपये तुरंत दे दिया, UPI कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को रोक देता हूँ। आप एग्जाम्पल समझेंगे। मेरे पास $100 थे, मैं गया कन्वर्ट करवाने मनीष के पास। मनीष ने उस $100 को कन्वर्ट कर दिया इंडियन रुपीज़ में, यानी अपने पास से उसने मुझे 83 रुपये के हिसाब से 8300 रुपये दे दिए। अब मैंने उसको 500 रुपये दिए कि भाई तुमने मेरे पैसे को एक्सचेंज किया है, ठीक है। आगे समझते हैं। जब हम लोग बात करेंगे सर्विस के डेफिनेशन की, तो सर्विस के डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग। सर्विस में सब कुछ आता है, एनीथिंग। सर्विस का तुम मतलब समझो ना, तो ये कह रहा है कि सर्विस में एनीथिंग, कुछ भी आ जाएगा, अदर देन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको नहीं लेना है सर्विस में। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको सर्विस में नहीं लेना है, अदर देन गुड्स। क्योंकि गुड्स की बात हम लोगों ने गुड्स के डेफिनेशन में कर लिया है, तो जो गुड्स है वो सर्विस नहीं है और जो सर्विस है वो गुड्स नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन में कहा कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स।
यानी सर्विस में गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे कहा गया है मनी, और पैसे को भी हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वह क्या होता है, लीगल टेंडर होता है। आप लोग जब नोट उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आई प्रॉमिस, गवर्नर प्रॉमिस करते हैं कि मैंने आपको इतने पैसे दे दिए, ठीक है, वो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है हम लोग आगे जाने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगला आता है सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज को भी शामिल नहीं किया जाता है सर्विस में। इन चीज़ों की अगर सप्लाई होती है तो उस सप्लाई को हम लोग कभी भी किसी भी कंडीशन में सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ओके, आगे कहा गया है, फिर समझिएगा, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, और ऊपर क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, लेकिन वे सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हैं रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जिसमें क्या होता है, मनी का, पैसे का यूज होता है। आर इट्स कन्वर्जन बाई कैश, जिसका होता है कन्वर्जन कैश में। आर बाई एनी अदर मोड, जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर वह किसी अनदर मोड में हो रहा है कन्वर्जन उसका। फ्रॉम वन फॉर्म, यानी एक स्थिति से, करेंसी आर डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, करेंसी आर डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। इस एग्जाम्पल में क्या था कि हमने क्या किया, कोई हमारे पास एक करेंसी है, डॉलर की करेंसी है, इस करेंसी को हमने रुपीस में कन्वर्ट करवा दिया, यानी जो भी मनी है उसके एक फॉर्म से कन्वर्जन उसका अनदर फॉर्म में हो गया, ठीक है। और उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का यहाँ पर कंसिडरेशन 500 रुपये है। तो आप लोग समझेंगे ये नीचे पूरा लिखा हुआ है, यही कह रहा है कि यहाँ पर जो भी कन्वर्जन चार्ज है, जो भी एडिशनल चार्ज है, वह सप्लाई और सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे तो चेंज हो गए, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, या फिर एक करेंसी से दूसरे करेंसी में चेंज हुआ। अब यहाँ पर सप्लाई और सर्विस मानी जाएगी उस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूँ। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, लेकिन उसमें यानी सप्लाई और सर्विस में वे सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो मनी के लिए होती हैं, ठीक है, या फिर मनी से रिलेटेड होती हैं। आर इट्स कन्वर्जन बाय कैश, क्या होता है इसमें, कन्वर्जन होता है कैश के द्वारा। आर बाई एनी अदर मोड, या फिर किसी अनदर मोड के द्वारा। फ्रॉम वन करेंसी आर डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी आर डिनोमिनेशन, जिसमें क्या होता है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी में कन्वर्जन होता है। फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया है। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी जो भी दिया गया है डेफिनेशन सर्विस का सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। तो मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग इसको लिख लें, एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग आराम से इत्मीनान से अपने प्रश्नों को पूछिए, आप सभी के प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग जीएसटी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम लोग उठाएंगे और उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है आप बताइएगा, हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।